10 लोगों की रोटी और 10 लोगों के चावल खाने वाला ससुराल। अभी तो बस 20 ही रोटियां बनी हैं। 10 मिनट में कैसे इतनी सारी रोटियां बनाऊं? चावल भी अभी तक पूरी तरह से पके नहीं है, ऊपर से कमर भी कितनी दर्द कर रही है। खाना बनाने के बाद जाकर दवाई लगा लूंगी। ये क्या भाभी, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? चावल भी अभी तक पके नहीं है और रोटियां भी बस इतनी सी बनी है। और कितनी बार कहा है आपसे कि हम लोग ठंडी नहीं बल्कि गर्मा गर्म रोटी खाते। अब जल्दी से दोबारा गर्मा गर्म रोटी बनाइए और दोबारा गर्म रोटी लेकर आइए। मैंने इतनी मुश्किल से इतनी सारी रोटियां बनाई, अब दोबारा से कैसे बनाऊंगी इतनी रोटियां? और इतनी भी ठंडी नहीं हुई है, गरम गरम सब्जी के साथ सही लगेंगी ये। अरे भाभी, आप कितनी ज्यादा आलसी हो। 8-10 रोटी बनाने में ही आपकी जान निकल जाती है। गलती करी हमने, शहर की बहू लाकर गांव की लड़की लेकर आते तो यूं चुटकियों में 50 से 60 रोटी बना देती और पतीला भर भर के चावल, और जरा भी आनाकानी नहीं करती। जल्दी से खाना लेकर आइए बाहर, सभी को भूख लग रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या अरमान लेकर आई थी मैं अपने ससुराल में। बड़े परिवार में रहूंगी, हंसी खुशी सबके साथ हंसी मजाक करूंगी, सब मेरा कितना ध्यान रखेंगे। लेकिन जब से ससुराल में कदम रखा है तब से इन रोटियों और चावलों में घिर कर रह गई हूँ। इतने सारे लोग हैं, किसी को रोटी खानी है तो किसी को चावल, लेकिन मदद करने के लिए एक का भी हाथ नहीं है। आखिरकार क्यों इतने बड़े परिवार में शादी के बाद भी अंजलि इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, और क्यों अंजलि को इतनी सारी रोटियां चावल बनाना पड़ रहा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अंजलि बहू, तो ये है हमारे रसोई घर का सारा सामान, यहीं सामने रखा है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन इतना सारा आटा चावल यहाँ क्या कर रहा है? क्या आज हमारे घर में लोगों के लिए भंडारा बनेगा? बहू तू भी ना अच्छा मजाक करती है। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं तो खाना भी तो उसके हिसाब से ही बनेगा। हम सबको मिलाकर कम से कम 20 लोग हैं। अब किसी को रोटी खानी है तो किसी को चावल। तेरे ससुर, देवर, पति और बुआ, हम तो रोटी खाते हैं और बाकी के लोग चावल। तो तू 10 लोगों के हिसाब से चावल और 10 लोगों के हिसाब से रोटियां बना दे। इतना कहकर कलावती चली जाती है, जिसके बाद अब नई नवेली दुल्हन अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करती है और परात में रखे आटे को गूंथने लगती है। इतना सारा आटा गूंथने में तो मेरे दोनों हाथ लग गए, लेकिन ये आटा नहीं गूंथा। अभी तो 3-4 परात और गूंथना है। एक काम करती हूँ, चावल बनने के लिए रख देती हूँ, जब तक आटा गुनेगा चावल तो बने कम से कम। अंजलि जल्दी से चावल धोकर पतीले में चावल रख देती है, वहीं दोबारा से अब आटा गूंथना शुरू कर देती है। तभी चावल में उबाल आता है और सारा पानी चूल्हे पर गिर जाता है। अरे अरे, नहीं नहीं, ये क्या हो गया अंजलि? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू इतनी ज्यादा गलतियां कर रही है। अंजलि जल्दी से सारा पानी साफ करती है और रोटियां बनाने लगती है। रोटियां बेल बेल कर अंजलि के कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरे कंधे, ऐसा लग रहा है कि 10-15 किलो सीमेंट की बोरी उठा ली हो मैंने। सारे हाथ दर्द कर रहे हैं। अभी तो इतना सारा आटा बचा है, कितनी रोटियां बनानी है इनकी। अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और चावल भी बना देती है। जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे रोटी दे देती है, और जिसको चावल खाना था वो चावल खाने लगता है। अंजलि पहले ही एक बड़े परिवार में ब्याही थी, जिसके चलते अंजलि की जो शामत आने वाली थी वो भी अभी उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं थी। मेरे हाथ रोटियां बेल बेल कर बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं। सोचा था बैठकर रोटियां बनाऊंगी तो आसानी होगी, लेकिन बैठकर तो और तकलीफ हो रही है रोटियां बनाने में। इस चावल में कितने सारे कंकर हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? चावल को साफ करने में 1 घंटा लग गया, पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा। इतनी सारी रोटियां जल गईं, अब क्या करूं मैं? हे भगवान, कहां आकर फंस गई मैं। हफ्ते भर के अंदर ही अपने ससुराल में 10 लोगों के लिए रोटी और 10 लोगों के लिए चावल बना बनाकर अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि का आधे से ज्यादा दिन रसोई में सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकल जाता था। ये लीजिए रोटी। ये क्या भाभी, रोटियां तो ठंडी है। आप नहीं जानती कि हम लोग सिर्फ गर्म रोटियां खाते हैं? सभी रोटियों का नाप भी बिल्कुल गलत है। कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं। अरे बहू, बराबर और एक नाप की गोल गोल रोटियां बनती हैं, ऐसी छोटी बड़ी नहीं। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? चावल भी कितने ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं। क्या तुमने इसका पानी ठीक से नहीं निकाला था? मम्मी देखो ना, मेरे चावल में जीरा नहीं, मैं सिर्फ जीरा राइस खाती हूँ, मुझे नहीं खाने सिंपल चावल। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सभी के नखरे सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। और अब दोबारा किचन में आकर उन सब के लिए गर्म चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक काम करती हूँ, रात में ही आटा गूंथ कर रख देती हूँ, इससे सुबह आराम से रोटियां बना लूंगी। मेहनत भी बचेगी और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अंजलि रात में ही ढेर सारा आटा गूंथ कर रख देती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही अंजलि उस आटे को देखती है, हे भगवान, ये क्या? सारा का सारा आटा खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैंने आटा गूना था,
इसकी वजह से मैं रात में 2 बजे सोई हूँ और मेरी सारी मेहनत आटे में मिल गई। अब दोबारा से मुझे आटा गूंथना पड़ेगा। अंजलि अब दोबारा से बड़े बड़े बर्तनों में आटा गूंथने लगती है। वहीं चूल्हे पर चावल बनने के लिए भी रख देती है। अंजलि उन चावलों में से उसका गरम गरम पानी निकाल रही होती है कि तभी चावल की गरम पानी की कुछ छींटें अंजलि के हाथ पर छलक जाती हैं, जिससे चावल का बर्तन गिर जाता है और सारे चावल फर्श पर फैल जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। सभी को तो बस बैठे बिठाए घर में गर्मा गर्म रोटी और चावल चाहिए। बोलने जाओ तो मेरा ही मुंह बंद करवा देते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। आखिरकार क्यों करी मैंने शादी? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही ठीक थी। कम से कम इतनी परेशानी तो नहीं थी मेरी जिंदगी में। अंजलि सुबह से शाम रसोई में रहकर बस सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही सारा दिन निकाल देती। इतनी मेहनत के बाद भी उसके खाने में कमी निकालने में उसके ससुराल वाले जरा भी बाज नहीं आते। अरे बहू, तूने आटे में नमक नहीं डाला। क्या तू जानती है ना कि मैं सिर्फ नमक वाली रोटियां ही खाता हूँ। अरे ये छोड़ो, मैंने तो चावल के 2 ही निवाले खाए हैं और मुंह में 2 बार कंकड़ आ गया। बहू, मुझे चावल खाना था, कंकड़ नहीं। आप सभी लोगों के लिए मुझे पतीले भर के चावल और दर्जनों में रोटियां बनानी पड़ती हैं। आखिरकार मैं अकेले कब तक ये सब करती रहूंगी? कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर आप में से कोई मेरी मदद कर दे तो शायद ऐसी गलती ना हो। अरे कलावती, कैसी बहू है तेरी? भला हम बुजुर्ग और बड़े लोगों से ये काम करवाना चाहती है? राम राम राम, सच में कलयुग आ गया है। अंजलि बहू, ये तू क्या कह रही है? तू इस घर की बहू है, ये सारे काम तेरे हैं ना कि हमारे। जा रसोई में से सब्जी लेकर आ। अंजलि के ससुराल वाले भले ही कई सालों से शहर में रह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सोच गांव के लोगों की सोच की तरह काफी छोटी थी। सिर्फ बहू घर के कामों के लिए ही बनी होती है। समय गुजरता है और कोई भी बदलाव नहीं आता। आज भी अंजलि जब रसोई में बैठकर रोटियां और चावल बना रही होती है। अरे भाभी, हाथों में मेहंदी लगी है, इतनी धीरे धीरे खाना बना रही हो। हम कौन सा आपसे बिरयानी बनवा रहे हैं जो आपको जरा सी रोटी और चावल बनाने में इतना समय लगता है? प्लीज थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए। बहू, मुझे 3 रोटी दे दे। डॉली ने रोटी मांगी है, मैंने नहीं। मुझे चावल चाहिए। भाभी क्या कर रही हो आप? मैं कब से चावल मांग रही हूँ। आप मुझे चावल क्यों नहीं दे रही हो? किसी रोटी तो किसी को चावल देने के चक्कर में अंजलि, जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे चावल दे रही थी, और जिसको चावल चाहिए था उसको रोटी। वहीं सबको अपने ऊपर चिल्लाता देख अंजलि अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और चावल का बर्तन टेबल पर पटककर चिल्लाने लगती है। अब बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों की छोटी सोच के चलते मैं कब तक अपनी पूरी जिंदगी रसोई में आप लोगों के लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकाल दूं? बस अब यहाँ और नहीं रह सकती। आप लोगों को बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए, और मैं नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर अंजलि अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वहीं कुछ दिनों तक बिना बहू के उन सभी को काफी परेशानी होती है, जिससे उन सभी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और अब पूरा परिवार अंजलि को लाने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है। हमें माफ कर दे बहू, तूने सही कहा था। हमारी सोच ना काफी छोटी सोच है। मैं तो एक औरत हूँ और एक औरत होकर ही दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकी। बहू मुझे माफ कर दे और वापस अपने घर आ जा। गलती तो मेरी है, मैं तो तुम्हारा जीवन साथी हूँ। अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझ सका तो कोई क्या ही समझेगा। अंजलि बस मुझे एक मौका दे दो, वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पूरा परिवार अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, जिसके चलते अंजलि उन सबको माफ कर देती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। समय गुजरने के साथ साथ सभी लोग अपनी छोटी सोच को भी बदलते हैं और वहीं अब अंजलि की रसोई में हर कोई मदद करता है, जिससे अब अंजलि भी अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहती है। मोहित बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा? दादी आप भी ना। लगता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा। उर्मिला, जानकी, उषा, अरे देख ले, अपने बेटे को सुन नहीं रहा। बड़ी सास की आवाज सुनते ही घर की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मोहित, तुझे माँ जी बोल रही है ना कि कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? बुआ, मम्मी, बड़ी दादी, छोटी दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने दीजिए। और मैंने आपको बताया था ना, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और अब से मैं जॉब पर भी जाऊंगा। बेटा, जॉब पर जाकर क्या करेगा? देख, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं जाकर क्या करेगा? और तुझे अब कुछ करना है तो वो है शादी। बड़ी मुश्किल से एक लड़की के घर वालों को ढूंढा है। समझ नहीं आता, आप मुझे घर में बांध कर कब से रखोगे? स्कूल भी मैंने ओपन से किया है, रेगुलर स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ जो हुआ, जिस वजह से आप मुझे भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मैं अपने पापा, दादा, फूफा, चाचा की तरह नहीं हूँ जो चला जाऊंगा, पर
ये भी जानता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए और घर में भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस घर का इकलौता मर्द हूँ, कमाना तो होगा ही मुझे। हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। शादी करूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि औरतों से भरा ससुराल है। मेरी भी तो एक इमेज होनी चाहिए किसी के सामने। ये सुनकर सब परेशान होकर आंखें नीचे कर लेते हैं। तभी व्हील चेयर चलाकर सोमवती पोते के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना हम सब तुझ पर दबाव बना कर रखते हैं, तो अब शादी के बाद देखियो कौन ज्यादा दबाव बनाता है। आप भी ना दादी। चलो चलो अब अपने अपने काम में लग जाओ, अब मैं भी वीणा बजा लूं अपनी। ओ हो हाँ हाँ ओ हो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। वाह बड़ी दादी बुआ, आप दोनों सच में बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और वीणा भी बजाती हैं। एकदम मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हमारी भी बेटा। दीदी आज हमें उनके घर पर रिश्ता लेकर जाना है। मोहित बेटा तैयार हो जा। ठीक है माँ। फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं। लड़की वालों के घर पहुंचकर उनसे ढेर सारी बात करते हैं। तभी लड़की की माँ कहती है, जी आपके घर से 3-4 औरतें आई हैं, एक भी पापा ताऊ जी या कोई मर्द नहीं आया, ऐसा क्यों? आपको तो पता है घर में मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है, औरतों को ही काम देखना पड़ता है, इसीलिए हम सब आए हैं। वैसे भी हमारे पतियों को अकल कहाँ है। हाँ क्योंकि वो सब तो काम में बिजी रहते हैं, तो हम आए हैं। ये भी सही है। वैसे हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, काम भी अच्छा खासा है उनका, अकाउंटेंट का, तो हमें किसी भी बात से ऐतराज नहीं है, रिश्ता पक्का करते हैं। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया, मुंह मीठा कीजिए सब। फिर कविता की बेटी शिप्रा का रिश्ता मोहित से तय हो जाता है। झटके से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और घर की सारी औरतें बहू का गृह प्रवेश करती हैं। घर में एक भी मर्द को न देखकर शिप्रा दंग रह जाती है। आखिर क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका ससुराल सिर्फ औरतों से भरा हुआ है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी आप सबके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब दादाजी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी ये सब कहाँ हैं? अरे बहू तो ससुराल में आते ही किन बातों में घुस गई। अरे वैसे भी ये रीति रिवाज तो हम औरतों को ही निभानी होती है, मर्द लोगों को कहाँ पता होता है ये सब। बातों में टालकर ससुराल वाली औरतें बहू को अगली रस्म के लिए ले जाती हैं। अब सब शादी की चीजों को संभालते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। वो खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लाती है तो सारी औरतें बैठी होती हैं। अरे माँ जी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी वो सब कहाँ हैं? आप सब औरतें यहाँ पर बैठ गई हैं, वो कहाँ बैठेंगे? जरा उनको भी तो बुला दो। अब मेरे हाथ की पहली रसोई का खाना नहीं खाएंगे क्या? बहू हम अब तुझे और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात यह है कि तेरे ससुराल में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई भी नहीं है। ये सुनते ही शिप्रा को धक्का सा लगता है। फिर घर के मर्दों की सच्चाई बताई जाती है। मोहित को अजीब सा महसूस होता है और वो खाने पर से चला जाता है। रसोई में बर्तन साफ करते वक्त शिप्रा, मुझे नहीं पता था मैं कैसे ससुराल में जा रही हूँ जो सिर्फ औरतों से भरा है। पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। मैंने तो खूब सुना है एक सास बहू पर भारी होती है, और यहाँ पर तो बड़ी सास, बुआ, छोटी सास, मौसी सास, चाची सास, पता नहीं कौन कौन सी है। मेरा क्या हाल करेंगे? अगर पापा जी, चाचा जी होते तो थोड़ा संभल कर तो रहते ही लोग। बर्तन साफ करियो, घर में और भी काम है, जरा उधर भी देख लो। हाँ बस यही रह गया था। वक्त गुजरता है। घर की अलग अलग औरतें बहू को अलग अलग काम बताती हैं। उन सब का काम करते करते वो थक जाती है और चिढ़ने लगती है। वहीं घर में मोहित को भी घर की सारी औरतों का कहना मानना पड़ता था। शाम के वक्त, क्या है तुम्हारी बड़ी दादी, छोटी दादी, बुआ, चाची, बहन, सबसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई मुझे नहीं समझता है। इस औरत से भरे ससुराल में मैं तंग आ चुकी हूँ। एक बहू कितना काम करेगी, कितनों की सुनेगी? खुद तो अपने नाच गाने, पापड़ अचार, एनजीओ के काम में बिजी रहती हूँ और मैं घर के काम देखूं? नहीं, अब मैं और नहीं रह सकती। तुम्हें भी घर से बाहर जाने नहीं देते। मेरे घर के बारे में जानती नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इकलौता हूँ, इसलिए फिक्र रहती है कि मैं कहीं चला न जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मोहित घर से बाहर जाता है तब पड़ोसी लोग, ओहो, बड़े दिनों बाद दिखे मोहित। चलो अच्छा है। वैसे कैसा लगता है तुम्हें औरतों से भरे घर में? अच्छा अपने हाथ दिखाओ। हाँ जरा अपने हाथ दिखाओ, कहीं घर में बैठकर लुगाइयों की तरह चूड़ी तो नहीं पहनने लग गए। अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम्हारी। कोई हैसियत नहीं है मेरे घर की औरतों के सामने।
बिल्कुल सही बोला बेटा तूने। अरे तुम दोनों तो रोज जुआ खेलते हो ना और पैसे भी हार जाते हो, लेकिन मेरे घर की औरतें पापड़ का अचार का बिजनेस करती हैं, अपने दम पर वीणा बजाकर मधुर ध्वनि में कार्यक्रम करती हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जानते हैं हमें, सिलाई से लेकर पेंटिंग तक के लिए लोग हमारे दरवाजे पर रहते हैं। तुम निकम्मे मर्द क्या करते हो? आज के बाद मेरे बेटे को कुछ कह मत देना, जाओ यहाँ से। पड़ोसी को सुनाकर जानकी अपने बेटे को घर में ले आती है। ये सब खिड़की से शिप्रा भी देख लेती है। घर पर रहते रहते उसे अपने ससुराल की औरतों की कामयाबी भी पता चलती है कि बड़ी दादी व्हील चेयर पर भी वीणा बजाती हैं, उनके साथ संगीत गाने बुआ जाती है। छोटी दादी और सास का अचार का बिजनेस है, चाची सिलाई के लिए मशहूर है, नंद इटालियन पेंटिंग करती है, इमोजी का काम करके आसपास के लोग या गांव के लोगों की मदद करती है। एक दिन, बड़ी दादी ये सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको कार्यक्रम में भी जाना है। हाँ बहू देख, हम सब तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अकेले घर के काम करके परेशान नहीं हो जाती है? अगर तू भी अपना कोई काम करना चाहती है या तेरा कोई सपना है तो हम तेरी मदद करेंगे तेरा सपना पूरा करने में। सच में दादी, मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ? हाँ बहू बिल्कुल, हम सब तेरे साथ हैं। बता तुझे क्या करना है? अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया, उन्होंने मेरी शादी कर दी, बोला कि क्या करेगी डॉक्टर बनकर, ससुराल में चूल्हा चौका करना है, पर आप सब तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब से तुम डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करो। शिप्रा खुश होकर बड़ी दादी को गले लगाती है। इतने में गुस्से वाले शिप्रा के माता पिता आ जाते हैं। शिप्रा चल अपने घर चल, तुझे औरतों से भरे ससुराल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, तुझे अब हम और परेशानी में नहीं देख सकते हैं। हाँ बेटा चल। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय पहले तूने ही तो कहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इन सब लोगों की सुननी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले मैं अपने ससुराल की औरतों को जानती नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है मेरे ससुराल में सिर्फ औरतें हैं। अगर आप जैसे दिमाग वाले मर्द होते तो मैं यहाँ भी कभी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोच पाती। आपने तो मुझे मेरी पहचान बनाने नहीं दी, लेकिन यहाँ देखो, सबकी कुछ न कुछ पहचान है, सब अपने पैरों पर खड़ी हैं। और आपने ही चूल्हा चौका करने के लिए भेजा था ना, देखो अब मैं यहाँ कैसे चूल्हा चौका करती हूँ। शिप्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता चले जाते हैं और शिप्रा अपने औरतों के घर ससुराल में खुश रहने लगती है और कुछ ही समय में डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद भी करती है। ये कहानी एक संदेश देती है कि औरतों से भरे ससुराल में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकल सकता है।